नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है जो राजनीति शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसकी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। वह अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। किसी न किसी आवश्यकता के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय जगत में, समुदाय में, विश्व में चाहे कोई देश कितना ही बड़ा, कितना ही शक्तिशाली, कितना ही विकसित क्यों ना हो, लेकिन उसे फिर भी किसी न किसी चीज की आवश्यकता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना ही पड़ता है। प्रकृति में, पृथ्वी पर सभी देश सीमा की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से एक समान नहीं है। कहीं ना कहीं असमानता दिखाई पड़ती है। इस असमानता के कारण किसी राष्ट्र में प्राकृतिक संसाधन अधिक हैं तो किसी में कम है, कहीं किसी चीज की कमी है तो कहीं कोई चीज अधिक मात्रा में है। इसी असमानता के कारण राष्ट्रों में परस्पर निर्भरता पनपती है। इसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जन्म होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति और इसका क्षेत्र क्या है। तो विश्व में जितने भी राज्य हैं या देश हैं, वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ये संबंध सांस्कृतिक, खेल संबंधी, वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकार के हो सकते हैं। राज्यों के बीच केवल राजनीति या सरकारों का संबंध नहीं होता। केवल एक देश के दूसरे देश में कूटनीतिज्ञ या कोई दूत इत्यादि नहीं होते, बल्कि अन्य कई प्रकार से राष्ट्र एक दूसरे के साथ संबंध अपने स्थापित करते हैं। आजकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लगभग एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें यह ध्यान देना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र कहीं व्यापक है। तो राष्ट्रों के बीच जो परस्पर संबंध हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से बहुत अधिक बड़े हैं, बहुत अधिक गहन हैं, और आज के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध अधिक प्रचलन में पाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, वो हम इसका मीनिंग देखेंगे, अर्थ क्या है। जो स्वतंत्र और संप्रभु राज्य हैं, वे अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए जो प्रयास करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका जो संघर्ष है और दूसरे राज्यों के साथ जो समन्वय है, तालमेल है, उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नाम दिया जाता है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय जरूरतों या जिनको राष्ट्रीय हित भी कहते हैं को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों के साथ जो संघर्ष और समन्वय या तालमेल स्थापित करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य रूप से 3 तत्व माने जाते हैं: राष्ट्रीय हित, विवाद और शक्ति। राष्ट्रीय हित अपने आप में एक लक्ष्य है। राष्ट्रीय हित प्रत्येक राष्ट्र का सबसे ऊंचा हित होता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करता है। राष्ट्रीय हित में प्रत्येक राष्ट्र की प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं। राष्ट्रहित से कोई भी देश समझौता नहीं करता। राष्ट्रहित सबसे ऊंचे होते हैं। दूसरा है
विवाद। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जहां राष्ट्रहित एक लक्ष्य होते हैं, वहीं विवाद स्वाभाविक है। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से अपने हितों को पूरा करने के लिए प्रयास करता है, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें विवादों या संघर्षों का जन्म होता है। शक्ति एक साधन है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को साधन माना जाता है। शक्ति किसी राज्य की उस क्षमता का नाम है जिससे वह दूसरे राज्यों से अपने व्यवहार, अपनी बातें, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का प्रयास करता है। शक्ति एक क्षमता है। शक्ति अनेक तत्वों से मिलकर बनती है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसके 3 मूल तत्व हैं: राष्ट्रहित, विवाद या संघर्ष और शक्ति। अंतरराष्ट्रीय राजनीति विवाद के नियंत्रण और अध्ययन का अध्ययन है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच विवाद के नियंत्रण और सहयोग का अध्ययन है। विवादों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, संघर्ष ज्यादा ना फैले और राज्यों के बीच आपस में किस प्रकार का सहयोग हो, यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय हितों में जो विरोधाभास है वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा कारण है। स्पष्ट सी बात है, राष्ट्रीय हित सबके एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करवाने के लिए कई बार युद्ध तक भी करता है। तो राष्ट्रीय हितों में आपस में तालमेल नहीं बैठता राज्यों के बीच, इसलिए संघर्ष होता है, तनाव होता है और इसी कारण जो विरोधाभास उत्पन्न होता है उससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति को जन्म मिलता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, जैसे मैंने अभी स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आमतौर पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक बिल्कुल संकुचित धारणा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय संबंध बहुत व्यापक माने जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल हम सरकारों या सरकार के जो अंग हैं उनको शामिल करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में खेल, विज्ञान, संस्कृति, कला, सामाजिक विषय इत्यादि बहुत सारे संबंध आते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध व्यापक हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति। अंतरराष्ट्रीय संबंध व्यापक हैं, इनकी प्रकृति भी विशेष प्रकार की है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? पहले, शक्ति के लिए संघर्ष। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के लिए आमतौर पर संघर्ष पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में चाहे दूरगामी लक्ष्य जैसे मर्जी हों, लेकिन तत्काल प्रत्येक राज्य शक्ति प्राप्त करना चाहता है। शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र प्रयास करता है। शक्ति वास्तव में एक साधन भी है और साध्य भी है, दोनों चीजें हैं। शक्ति के द्वारा भी राष्ट्रीय हितों को पूरा करना चाहते हैं और प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों को पूरा करके शक्तिशाली भी बनना चाहता है। दूसरा, विवाद अनिवार्य तत्व है। राज्यों के बीच विवाद अनिवार्य रूप से होते हैं। ये विवाद चाहे सीमा को लेकर हों या फिर अपने राष्ट्रीय हितों के टकराव को लेकर या विचारधारा को लेकर या किसी अन्य कारण से, जैसे कि आर्थिक या सैनिक तत्व भी हो सकते हैं। विवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। यदि विवाद न हो, केवल सहयोग और समन्वय हो, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति संघर्षों से ही जन्म लेती है। राज्य प्रमुख अभिकर्ता। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो मेन एक्टर होता है, जो प्रमुख कार्यकर्ता होता है, वो राज्य होता है। जो सामान्य नागरिक हम हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को इससे कोई विशेष लेना देना नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का संबंध होता है राज्यों के साथ, देशों के साथ। राज्य का व्यवहार क्या है, राज्य की कार्यप्रणाली क्या है, राज्य के हित क्या है, राज्य किस प्रकार से
दूसरे राज्यों के साथ अपना व्यवहार करता है, यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख तत्व होते हैं। राष्ट्रीय हित। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति राष्ट्रीय हितों के साथ जुड़ी हुई होती है। राष्ट्रीय हित वास्तव में परिभाषित करना कठिन है, लेकिन राष्ट्रीय हित वे हित होते हैं जिनको प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्राथमिकताओं में सबसे आगे रखता है। राष्ट्रीय हित में कौन सी प्राथमिकताएं आगे आती हैं, चाहे वो सुरक्षा हो सकती है, खाद्यान्न है, वो ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं, या विज्ञान और तकनीक हो सकती है, आधारभूत ढांचा हो सकता है। तो राष्ट्रीय हित प्रत्येक देश अपने जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्धारित करता है। राष्ट्रीय हित बहुत बड़े होते हैं। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति प्रत्येक राज्य करना चाहता है, इसलिए राष्ट्रीय हितों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा माना गया है। विदेश नीति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीति के रूप में भी माना जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति के अध्ययन के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों को, अपने दृष्टिकोण को या अपने विचारधारा को विदेश नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्पष्ट करता है। विदेश नीति अनेक बातों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। विदेश नीति के बहुत सारे निर्धारक होते हैं, चाहे उसमें भूगोल हो, या उसमें राष्ट्रीय आवश्यकताएं हों, या उसमें राष्ट्र का अपना कोई इतिहास हो। अनेक चीज़ों को ध्यान में रखकर विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशेष विदेश नीति होती है जो कि उसके राष्ट्रीय हितों से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए भारत ने एक लंबे समय तक गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया, जो कि उसके राष्ट्रीय हितों के अनुसार ठीक बैठती थी। तो प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति को अपनी ज़रूरतों और अपने वातावरण के अनुसार निश्चित करता है। तो विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक मुख्य तत्व है। विवाद सुलझाने की प्रक्रिया। क्योंकि राष्ट्रों के बीच प्रायः अनेक बातों को लेकर विवाद या संघर्ष या तनाव होते रहते हैं, इसलिए इन विवादों को किस तरह आगे बढ़ने से रोका जाए, किस प्रकार ये विवाद विकराल रूप न ले सकें, इसके लिए इनको हल करने के लिए प्रायः प्रयास किए जाते हैं। विवादों को हल करने के लिए शांतिपूर्ण प्रयास अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये अधिक स्थायी होते हैं। विवादों को दूर करने के लिए कई बार मध्यस्थ का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, संधियों का, समझौतों का या तीसरे पक्ष का भी प्रयोग किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्यों के बीच आपसी विवादों को हल करने की एक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद है शक्ति एक साधन के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति महत्वपूर्ण तत्व है। शक्ति एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य से अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करवाता है या दूसरे को प्रभावित करता है। शक्ति एक साधन भी है और एक साध्य भी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष रूप से हम शक्ति को एक साधन मानते हैं, जिसके द्वारा हम अपने तमाम दूसरे जो बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य हैं उनको पाने का प्रयास करते हैं। अंतर्विषयक अध्ययन के रूप में अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल राज्यों के बीच राजनीतिक अध्ययन का मामला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समुचित रूप से अध्ययन करने के लिए हमें दूसरे विषयों का भी अध्ययन करना पड़ता है, जैसे अर्थशास्त्र, जैसे भूगोल, जैसे कि दूसरे राज्यों का सामाजिक या उनका धार्मिक वातावरण इत्यादि। तो अनेक तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को निर्धारित करते हैं, इसलिए यह एक अंतर्विषयक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सही ढंग से अध्ययन करने के लिए, विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन करने के लिए दूसरे विषयों का भी इसको जोड़ के इसके साथ अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। परिवर्तनशील प्रकृति अगला पॉइंट है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए
जैसे ही इन तत्वों में परिवर्तन आता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से किसी न किसी रूप में प्रभावित रहता है। वर्तमान समय में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई घटना घटती है तो विश्व में प्रायः सभी राष्ट्र उस घटना पर दृष्टि लगाए रखते हैं और कहीं ना कहीं वह विश्व के किसी न किसी राज्य को जरूर प्रभावित करती है। तो विज्ञान एवं तकनीक के प्रसार के कारण विश्व की घटनाओं का तुरंत पता चल जाता है। इसलिए विभिन्न घटनाओं का, चाहे वह आर्थिक घटना है या कोई व्यापारिक घटना है या सैनिक घटना है, तो उसका प्रभाव राष्ट्रों की राजनीति पर अवश्य पड़ता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समय एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रायः परिवर्तित होती रहती है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र। क्षेत्र अर्थात दायरा, स्कोप। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस किस का अध्ययन करते हैं, कितना बड़ा इसका दायरा है जिसको हम इसमें स्टडी करते हैं, पढ़ाते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वह अभी एक कोई बहुत प्राचीन, बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो सब्जेक्ट है वो अभी लगभग 100 साल पुराना ही है। अभी इसका जो क्षेत्र है वह इतना व्यापक नहीं है जितना कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों का क्षेत्र है। इसकी प्रकृति अभी निर्धारित नहीं हो पाई है, इसका क्षेत्र अभी विकसित हो रहा है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। तो हम प्रयास करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में कौन कौन से विषय आते हैं उनको जानने का। राज्य का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम राज्य की स्टडी करते हैं। राज्य क्या है, राज्य का व्यवहार कैसा है, राज्य किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपना व्यवहार करता है और दूसरों को प्रभावित करता है। तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कार्य करता है। राष्ट्रीय शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय शक्ति को एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा माना गया है। राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की उस क्षमता का नाम है जिससे वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करवाता है। राष्ट्रीय शक्ति अनेक तत्वों द्वारा निर्धारित होती है, जैसे भूगोल, जलवायु, राजनीतिक नेतृत्व, प्राकृतिक संपदा, भूगोल, राज्य का आकार, जनसंख्या या फिर राष्ट्रीय मनोबल, राष्ट्रीय चरित्र, विज्ञान एवं तकनीक इत्यादि। तो राष्ट्रीय शक्ति अपने आप में एक बहुत व्यापक अवधारणा है। राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही प्रमुख तत्व के रूप में जाना जाता है। तो राष्ट्रीय शक्ति का हम अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में करते हैं। राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही प्रमुख महत्व रखते हैं। प्रत्येक राज्य अपने हितों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करता है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य अपने सभी साधनों का प्रयोग करता है। राष्ट्रीय हित प्रत्येक राज्य को प्रिय होते हैं और कोई भी राज्य अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं कर सकता। विदेश नीति। विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ऐसा विषय है कि जिसके बिना हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं पढ़ सकते। फेलिक्स ग्रास कहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति के अध्ययन के अलावा कुछ भी नहीं है। विदेश नीति एक ऐसी नीति होती है जिससे एक राज्य, एक देश दूसरे देशों के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। विदेश नीति में अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की बात शामिल होती है। विदेश नीति के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास प्रत्येक राज्य करता है। प्रत्येक देश अपने दृष्टिकोण को, अपनी विचारधारा को, अपनी बातों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही और तर्कपूर्ण ढंग से साबित करने का प्रयास करता है। विदेश नीति आज के युग में बहुत महत्व रखती है। राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए विदेश नीति एक बहुत बड़ा साधन है। उसके बाद है
अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, विदेश नीति किस प्रकार राष्ट्रीय हितों को पूरा करती है, यह भी इसके अंदर जाना जाता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्थाएं हैं, उनका एक विशेष कार्य होता है। ये संगठन कई तरह के होते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, सैनिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, या अन्य किसी और तरह के भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए राजनीतिक संगठन जैसे कि नाटो, सीटो, सेंटो इत्यादि। उसके बाद WTO, देन ओपेक, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, WHO, यूनेस्को इत्यादि। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसा उसका स्वरूप होता है उसके अनुसार वे भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आता है युद्ध एवं शांति। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्योंकि विवाद और विवादों में विरोधाभास प्राय पाया जाता है, विवादों के कारण राष्ट्रों में तनाव होता है, संघर्ष होता है। ये संघर्ष कई बार इतने बढ़ जाते हैं कि एक बड़े युद्ध का रूप भी ले लेते हैं। तो युद्धों के कारण क्या हैं, युद्ध कितना बढ़ सकते हैं, क्या इनका प्रसार हो सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में युद्धों को रोकने के लिए, शांति प्रयास करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। तो युद्ध और शांति अंतरराष्ट्रीय राजनीति के, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख विषय माने जाते हैं। तो शांति स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास होते हैं, चाहे वह अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से, चाहे प्रतिनिधियों के माध्यम से, या फिर संधियों या समझौतों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। तो युद्ध एवं शांति अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद है आर्थिक उपकरण। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने में अनेक प्रकार के आर्थिक उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि सहायता, अनुदान यानी ग्रांट, या फिर ऋण इत्यादि। विशेष रूप से शक्तिशाली राज्य कमजोर और विकासशील राज्यों को अनेक प्रकार के ऋण, सहायता, अनुदान इत्यादि देते रहते हैं। इनके पीछे कई बार रणनीतिक या राजनीतिक कारण भी होते हैं। ऐसा करके शक्तिशाली राज्य अपने हितों को या अपनी जो उनके स्वार्थ हैं उनको पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। कई शक्तिशाली राज्य आर्थिक मदद के द्वारा दूसरे राज्यों की घरेलू राजनीति में भी हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। सो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विदेशी सहायता या जो आर्थिक सहायता है उसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करने में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने में जो आर्थिक उपकरण हैं उनकी जो भूमिका है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसके साथ हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां या अंतरराष्ट्रीय निगम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक जो व्यवस्था है उसको प्रभावित करने में अपना बड़ा योगदान देती हैं। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां या अंतरराष्ट्रीय निगम कई राज्यों की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। तो अंतरराष्ट्रीय निगम और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक प्रभावशाली तत्व के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए इनका भी अध्ययन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय कानून। अंतरराष्ट्रीय कानून राज्यों के बीच, जो संप्रभु राज्य हैं, राज्यों के बीच आपसी समझौते या आपसी सहमति से निर्धारित किए गए नियम होते हैं। ये नियम राज्य अपने ऊपर अपने व्यवहार में लागू करते हैं। दूसरे शब्दों में अंतरराष्ट्रीय व्यवहार को संयमित या नियमित करने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनको राज्यों ने अपने आप अपनी सहमति से निर्धारित किया होता है, जिनको अंतरराष्ट्रीय कानून कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनेक स्रोत होते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य के व्यवहार को एक तरह से असीमित होने से रोकने का प्रयास करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय कानून भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हम पढ़ते हैं। उसके बाद है
अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नियामक, रेगुलेटर्स। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अनेक बातें रेगुलेट करती हैं, नियमित करती हैं। उदाहरण के लिए शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, तो ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नियामक हैं। इसके अलावा मानव अधिकार आयोग, उसके अलावा विश्व जनमत, ये भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को रेगुलेट करते हैं। हालांकि ये ऐसे तत्व हैं कि इनके पीछे कोई फोर्स, कोई बल तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व जो समुदाय है वह जनमत के माध्यम से या मानव अधिकारों इत्यादि के माध्यम से किसी राज्य को प्रभावित अवश्य करने में थोड़ी बहुत क्षमता जरूर रखते हैं। उसके बाद है विचारधाराएं। विशेष रूप से 20वीं शताब्दी को विचारधाराओं की शताब्दी कहा जाता है। इस शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक विचारधाराएं हुई हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बहुत प्रभावित किया है, जैसे कि पूंजीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद इत्यादि। इन विचारधाराओं से खास तौर पर पूंजीवाद और मार्क्सवाद के कारण तो समूचा विश्व लगभग दो गुटों में बंटा ही रहा था, जिसके कारण वैचारिक मतभेद हुए और दो महान शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध भी लंबे समय तक चलता रहा। तो विचारधाराएं भी न केवल किसी देश की अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, बल्कि समूचे तंत्र को प्रभावित करती हैं। प्रत्येक राज्य अपनी जो विचारधारा है उसको सही साबित करने में लगा रहता है। तो विचारधाराएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। उसके बाद है परमाणु शक्ति। आधुनिक समय में परमाणु शक्ति का बहुत बड़ा योग है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान पर 2 परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे, उसके बाद परमाणु शक्ति से समूचे विश्व को हैरानी हुई थी। आज प्रत्येक देश, चाहे वह छोटा है या बड़ा है, परमाणु शक्ति संपन्न होना चाहता है। जिस राष्ट्र के पास परमाणु शस्त्र हैं वह एक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है। परमाणु शक्ति के माध्यम से प्रत्येक राज्य दूसरे राज्यों से अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परमाणु शक्ति क्या है, परमाणु शक्ति का प्रसार कैसे रोका जाए, परमाणु शक्ति किस तरह से सैनिक क्षमता को बढ़ाती है, यह एक अध्ययन का विषय है। तो परमाणु जो शक्ति है वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है, इसीलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद है राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद। 19वीं 20वीं शताब्दी में ये धारणाएं बहुत प्रचलित रहीं और युद्धों का कारण भी रही, राज्यों के बीच संघर्ष और तनाव का कारण भी रही साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। और जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्राय अधिकतर देश स्वतंत्र हो गए तो एक नई प्रकार की जो विचारधारा है नव उपनिवेशवाद, जिसको हम कह सकते हैं। नव उपनिवेशवाद वह असल में शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा कमजोर राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का एक तरीका है। वर्तमान समय में किसी राज्य को प्रत्यक्ष रूप से गुलाम बनाना, दास बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना शक्तिशाली राज्यों के लिए बहुत सरल काम है। तो यह भी एक प्रकार से नए प्रकार का साम्राज्यवाद है, नए प्रकार का उपनिवेशवाद है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या हैं और उनकी प्रकृति क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अपने विषय को जानने में थोड़ी बहुत सहायता अवश्य करेगा। धन्यवाद।